Jai Hind aspirants, I hope you all are doing well. So here I am with the current affairs of 20th of October 2023. So let's see what are the recent developments in India and around India. So the first news for today is quite exciting one that talks about the RRTS. So what is RRTS? It is a Regional Rapid Transit System. So अब क्या होगा कि मेट्रो सिर्फ दिल्ली तक नहीं चलेगी। मेट्रो से तेज चलने वाली ट्रेनें दिल्ली के बियॉन्ड भी चलेगी, पूरे एनसीआर रीजन में चलेगी। तो पूरे जो एनसीआर रीजन की कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गई है एनसीआरटीसी। जैसे यूपीएसआरटीसी होता है, ठीक है, जैसे एचआरटीसी होता है, हर स्टेट का अलग से होता है। तो जैसे एनसीआर है, एनसीआर का ये अलग से बॉडी है जो आरआरटीएस को ऑपरेट करेगा, विच इज गोइंग टू कवर an enormous area of 55,000 किलोमीटर स्क्वायर। एंड यहाँ पे जो ट्रेन ऑपरेट होंगी वो 160 किलोमीटर की एवरेज स्पीड और 180 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड पे चलेगी। अगर उसको आप दिल्ली मेट्रो से कंपेयर करो तो दिल्ली मेट्रो की जो स्पीड रेंज है दैट इज 100 टू 120 kmph ओनली। तो जस्ट इमेजिन दैट, उससे कितनी फास्ट चलने वाली ये ट्रेन है। तो द नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, आपका एनसी आरपीबी, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, उन्होंने एक प्लान बनाया था, फंक्शनल प्लान ऑन ट्रांसपोर्ट फॉर एनसीआर 2032। तो उसी में ये 8 आरआरटीएस कॉरिडोर्स की बात की गई थी और ये जो आरआरटीएस कॉरिडोर है वो इनॉग्रेट हो चुके हैं। तो इस प्रोजेक्ट का जो गोल है वो क्या है कि कनेक्टिविटी को एनसीआर रीजन में बढ़ाया जाए। जो रोड आपने आए दिन देखा होगा, गुड़गांव में कभी बारिश हो गई तो रोड जाम हो जाते हैं, दिल्ली में रोड्स जाम हो जाती हैं, मेरठ हाईवे NH58 जाम हो जाता है। तो रोड्स और रेलवेज को डिकंजेस्ट करना है हमें, उसमें पॉपुलेशन का लोड जो है उसको कम करना है और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना है। कहाँ कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के सब अर्बन एरियाज को। और अगर आप बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है इट इज गोइंग टू अफेक्ट अ पॉपुलेशन ऑफ 46 करोड़, 46 करोड़ लोग इस प्रोजेक्ट से अफेक्ट होंगे। और इन 46 करोड़ लोगों की अगर आप कंबाइंड जीडीपी देखो दैट गोज अप्रोक्सीमेटली लाइक 370 बिलियन। तो आप सोचिए कि कितनी इकोनॉमिकली वायबल होगी ये आरआरटीएस नेटवर्क एनसीआर के लिए। अगर आप की कॉरिडोर्स की बात करो तो फेस वन में जो है आपका दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, फिर दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी और अलवर और सराय काले खान हब, ठीक है, वो इन सब कॉरिडोर्स को इकट्ठा कर देगा। तो अभी जो फाइनली जो फेज वन में जो मेट्रो स्टार्ट हुई हैं, जो आरआरटीएस स्टार्ट हुए हैं, वो है दिल्ली टू मेरठ 82 किलोमीटर्स का, दिल्ली टू पानीपत 103 किलोमीटर्स का और दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी से अलवर तक 164 किलोमीटर का। और दिल्ली टू मेरठ सबसे छोटा कॉरिडोर है इसका और दिल्ली टू अलवर सबसे बड़ा है। और आने वाले टाइम पे बल्लभगढ़, पलवल, खुर्जा, बहादुरगढ़, हापुड़, शाहदरा, बरूद, इन सब एरियाज को भी इससे आरआरटीएस से जोड़ने का प्रयत्न है आने वाले समय पे। तो ये आप न्यूज़पेपर पे देख लीजिए कि ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरठ तक ये एक्सटेंड हो रही है, यहाँ पे ये पानीपत तक एक्सटेंड हो रही है और यहाँ पे ये अलवर तक एक्सटेंड हो रही है। तो दिल्ली का तो रीजन है ये यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अपार्ट फ्रॉम दैट यूपी, हरियाणा एंड राजस्थान, दीज आर द स्टेट्स विच आर गेटिंग benefited from this particular project. And this news is extremely important for your prelims, for your essay, when we will be talking about the road connectivity and everything in the essay, and GS paper 3. So इन तीन चीजों के लिए ये न्यूज important है। Now let's move ahead to the next news, and once again we should clap for our scientists of ISRO because they keep on surprising us. Now they are coming with the Gaganyaan mission's test vehicle demonstration one. So ये जो TVD1 है, ये है टेस्ट व्हीकल का डेमोन्स्ट्रेशन वन, जो कल के लिए स्केड्यूल है, कल इसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। तो गगनयान प्रोजेक्ट जो है उसके लिए व्हीकल फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन ये हम लोग चेक कर रहे हैं ताकि हम लोग देखें कि आने वाले समय पे इसरो एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी के लिए कितना फोकस्ड है, या एस्ट्रोनॉट की जब हम लोग मैंड मिशन भेजेंगे इसरो के थ्रू आने वाले समय पे, तो उस टाइम पे कितना ये इफेक्टिव रहेगा, उस टाइम पे एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी, एस्ट्रोनॉट्स कितने सेफ रहेंगे, वो चीज इस मिशन के थ्रू हमें
पता चलेगा। तो ये जो मिशन है ये 532 सेकेंड्स तक लास्ट करेगा। इसको श्रीहरिकोटा कोस्ट से लॉन्च किया जाएगा एंड सुबह के 8 बजे कल आप देख सकते हैं टेलीविजन में इस मिशन के इनिशिएशन को। अब ये मिशन जो है इसके स्टेजेस वगैरह क्या है, इसके क्रूशियल फेज क्या है कि क्रू एस्केप सिस्टम सेपरेशन और सेफ मॉड्यूल, ये सब चीजें आप ये देख रहे हो। ये क्रू मॉड्यूल है, ये सर्विस मॉड्यूल है और ये ऑर्बिटल मॉड्यूल, ये तीन जो है मेजर एलिमेंट है इस मिशन के, जो आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, ये इंडिया के अनमैन्ड और मैन्ड मिशंस की रेडीनेस को चेक करेगा फॉर 2024 एंड 2025। आने वाले टाइम पे हम जितने भी मिशंस भेजेंगे उसमें कितना मतलब लाइक वो इफेक्टिव रहेगा, कितना वो सेफ रहेगा, वो सारी चीजें हम इसके थ्रू देखने वाले हैं। अब हम बात करें कि इसरो का जो कमिटमेंट है सेफ्टी के लिए, तो आपने देखा था कि आफ्टर चंद्रयान 2 इसरो वाज एक्सट्रीमली फोकस अपॉन द फैक्ट कि हमने जो भी प्रोजेक्ट करना है उसमें हमें ये करना है कि एनी हाउ दैट प्रोजेक्ट शुड बी सक्सेसफुल। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग की जाती है, जिसके लिए अलग अलग चीजें की जाती है। जैसे अगर हम अभी बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो इसमें अगर आप इनोवेशन की बात करो तो L110 विकास इंजन यूज किया गया है। और ये जो इंजन है ये थ्रॉटेबल है एंड रीस्टार्टेबल है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट इनोवेशन है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। और इसमें जो अगर आप इस मिशन की अगर आप टेस्ट व्हीकल की बात करो, जो इस सिस्टम के लिए जो इस टेस्टिंग के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, वो GSLV MK3 जो अभी तक रॉकेट्स के लिए यूज किया जाता है उससे थोड़ा चीप है। तो इसमें इसरो कॉस्ट इफेक्टिवनेस की तरफ भी जा रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम इसरो, इफ यू टॉक अबाउट इसरो, इसरो के अलावा इंडियन नेवी इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प इसरो आउट इन दिस पर्टिकुलर मिशन। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस न्यूज, सो as it is going to fly, so similarly a news भी fly होगी। So this is extremely important for your prelims and for your GS paper 3. Now moving ahead to the next स्कीम। जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था राबी क्रॉप्स के प्राइसेस बढ़ गए, क्यों? क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। तो ये स्कीम भी आप देखिए क्यों आई है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। ठीक है, सो ज्ञान सहायक स्कीम। अब इसमें क्या है कि जितनी भी टीचर्स की वैकेंसी है उसको इंटरिम कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स के थ्रू भरा जाएगा इन द स्टेट ऑफ गुजरात। और इसके लिए इफ यू आर फ्रॉम गुजरात एंड इफ यू हैव क्लियर्ड द TET or TAT exams, so on the basis of those scores you can apply for this Gyan Sahayak scheme. So Gyan Sahayak scheme क्या है? It is inspired by the national education policy जो 2020 में हमने adopt करी थी। और इस स्कीम में 15,000 प्राइमरी, 11,500 सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स को के टीचर्स को हम लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं इस स्कीम के थ्रू। एंड वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट एजुकेशन क्वालिटी जो है उसको बेटर किया जाए आने वाले समय पे इन गुजरात एंड बेसिकली लाइक ओवरऑल इन द एंटायर इंडिया। तो अगर आप सैलरी स्कीम की बात करें, तो अगर आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हो तो आपकी सैलरी होगी 21,000 पर मंथ। अगर आप सेकेंडरी में पढ़ा रहे हो तो आपकी सैलरी होगी 24,000 पर मंथ, यूरो डॉलर्स में नहीं, रुपीज में। और अगर आप हायर सेकेंडरी को पढ़ा रहे हो तो आपकी सैलरी होगी 26,000 पर मंथ। तो देखो सैलरी स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिया। और इसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा TET2 और टैट के स्कोर्स पे, एज सिंपल एज दैट। और ये किस लिए? और अगर आप इस स्कीम की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इलेक्शन से पहले इस तरह की जो स्कीम्स आती है वो थोड़ी अजीब लगती है देखने में, अगर आप इसको न्यूट्रली एनालाइज कर रहे हैं तो इसके सामने कुछ कंट्रोवर्सीज और कुछ चैलेंजेस भी है। जैसे ये कंसर्न उठाया गया कि लॉन्ग टर्म क्वालिटी और स्टेबिलिटी ऑफ एजुकेशन के लिए क्या करेंगे। क्या होगा कि अगर एक पर्टिकुलर टीचर को पढ़ाने में इंटरेस्ट आने लगा या बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगा और फिर उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो उस केस में गवर्नमेंट उसको कैसे केटर करेगी। और इसमें एफिशिएंसी और इम्पैक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट की भी बात करी गई कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब कितनी स्टेबल रहती है और किस तरह से वो सिस्टम को स्टेबलाइज कर सकती है। इस पे सवाल उठ सकते हैं और सवाल उठाए जाने चाहिए। So this news once again is extremely important for your prelims and for your GS paper 2. Moving ahead to the next news, आपने सुना होगा अक्सर आजकल न्यूज में आ रहा है कि अफगानिस्तान में आए दिन भूकंप आ रहा है। नॉट द गवर्नमेंट चेंज ओवर, तालिबान ने जो गवर्नमेंट चेंज की थी वो तो एक भूकंप था ही, वो पॉलिटिकल अर्थक्वेक था। नेचुरल अर्थक्वेक भी आ रहे हैं।
सो अफगानिस्तान की अगर आप लोकेशन की बात करें तो अफगानिस्तान की जो लोकेशन है ना वो कहाँ पे है, वो कन्वर्जन जोन है, जहाँ पे कन्वर्जेंस हुआ था किसका, इंडियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट। तो इतनी सारी फॉल्ट बाउंड्रीज की प्रेजेंस की वजह से, और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर रेड लाइन आपको दिख रही है ना जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं चमन फॉल्ट। So because of the like presence of Chaman fault and because of the fact that main Pamir thrust, यहाँ पे पामीर नॉट पाई जाती है, ठीक है। तो इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से कोलाइड हुई थी तो पामीर नॉट के साउथवर्ड से हिमालयास फॉर्म हुए थे। तो जो मेन पामीर थ्रस्ट है वो कंटिन्यूसली आ रहा है, जो इंडियन प्लेट है वो कंटिन्यूसली स्ट्राइक कर रही है यूरेशियन प्लेट को, और उसकी वजह से वहां पे अर्थक्वेक आप महसूस कर सकते हैं। तो अगर कंट्री की बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान कहाँ पे है? अफगानिस्तान वैसे तो यूरेशियन प्लेट पे है, बट इसकी लोकेशन जो है, इट इज एट द बाउंड्री ऑफ द इंडियन प्लेट, or you can say the Indo-Australian plate and the Eurasian plate. And because of this Chaman fault and because of this main Pamir thrust, which the Indian plate is enacting on the Eurasian plate, because of that, uh, अफगानिस्तान इज फेसिंग सच earthquake। और ये पहली बात नहीं है, आप अगर देखो तो कंटिन्यूसली अफगानिस्तान में इस तरह के क्वेक्स आ रहे हैं। जैसे अक्टूबर 2023 में 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। जून 2022 की बात करें तो 6.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। 2050 की अगर हम बात करें तो 200 से ऊपर जान लेने वाला अर्थक्वेक आया था। 1998 की अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 4,500 लोगों की जाने गई थी। तो इस तरह के, और इवन इन 2002 एक 6.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ चुका है अफगानिस्तान में, जिसमें मोर देन 1,000 पीपल डाइड। और ये मैं ऑफिशियल आंकड़े बता रहा हूँ जो हमें न्यूज़पेपर में अवेलेबल होते हैं। एक्चुअल डेथ ऑन ग्राउंड is way more than the official stats. So these were the recent earthquakes development right now in Afghanistan. And if you talk about the geological complexity of this region, so as I told you that the geological landscape of Afghanistan, which includes your Hindu Kush mountain, which includes your Pamir Knot, which keeps on contributing to folding, faulting, and thus it results into seismic activities in that particular zone. अब ये सारी जो पोजीशन है अफगानिस्तान की और इसकी जो प्लेट बाउंड्री में एग्जिस्टेंस है, उसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। अच्छा, प्लेट बाउंड्री कैसे इंटरेक्ट होती है, क्या कॉन्टिनेंटल बाउंड्री होती है, क्या ओशियानिक प्लेट्स होती है, क्या कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती है, ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जेंस क्या होता है, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस क्या होता है, ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस क्या होता है, या फिर डाइवर्जेंस क्या होता है, या फिर फॉल्ट क्या होता है, फोल्डिंग क्या होता है, ठीक है, होस्ट क्या होता है, ग्रैबिन क्या होता है, इस सब विषय में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। We will have a detailed lesson upon geomorphology where I can teach you these basic things. और अगर आप खुद पढ़ने में इच्छुक हैं तो I must tell you that GC लियोंग या फिर क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात की गई है, आप यू कैन गो थ्रू इट and you can get to know about this phenomena in a very concise and in a very brief manner, as simple as that. And this news, as earthquake keeps on breaking the things, so that's how it broke the things. So it is important for prelims and GS paper 1. अब आप पूछोगे सर आपने prelims काट क्यों दिया? क्योंकि prelims के हिसाब से earthquake कैसे फॉर्म होता है, हाइपोसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है, प्लेट बाउंड्रीज क्या होती है, ये सब चीजें आपको याद करने की जरूरत है। मैंने इस चैप्टर में अभी इस लेसन में जो आपको पढ़ाया है उसके अकॉर्डिंग जो चीजें आएंगी, या आप सिर्फ इसी को रेफर कर रहे हो, तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से मैंने आपको अभी नहीं पढ़ा है, ये सिर्फ मेंस के जीएस पेपर 1 लायक पॉइंट है। एज सिंपल एज दैट। सो नाउ लेट्स टेस्ट आवरसेल्व्स थ्रू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। सो देखें आप में से कितने लोग इन क्वेश्चंस को कर पाते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज गोइंग टू आस्क यू, and it came in 2019 prelims, that consider the following statements. Asiatic lion naturally found in India only. Double-humped camel is naturally found in India only. One-horned rhinoceros is naturally found in India only. So which of the following statement are correct? Pause the video and try to answer it. And yes, as you know that जो only वाले statement होते हैं, कई बार आपको guessing के लिए बताया जाता है कि वो generally wrong होते हैं। बट यहाँ हम अगर एनालाइज करें तो एशियाटिक लॉयन जो है इंडिया में ही मिलता है, गिर फॉरेस्ट, गिर नेशनल पार्क में मिलता है।
डबल्ड हम कैमल की अगर आप बात करें तो सिंगल हम कैमल जो होते हैं वो इंडिया में मिलते हैं। डबल्ड हम कैमल जो होते हैं वो आपको अरेबिया या अरेबियन पेनिनसुला के जो कंट्रीज है वहां पे ज्यादातर मिलते हैं, वहां के डेजर्ट्स में आपको ज्यादा मिलते हैं, या अफ्रीकन डेजर्ट्स में। वन हॉर्न राइनोसोरस की अगर आप बात करें तो वो इंडिया में कांजीरंगा में मिलते हैं, और उसके अलावा दे आर फाउंड इन इंडोनेशिया एज वेल। ओके, जावा का जो राइनोसोरस होता है, सुमात्रन राइनोसोरस जो होता है, दैट इज ऑल्सो वन हॉर्न। सो इंडिया में कंप्लीटली नहीं मिलते, ओनली इंडिया में नहीं मिलते, इंडिया के बाहर भी मिलते हैं। एशियाटिक लायन सिर्फ इंडिया में मिलते हैं, विच मेक्स option A to be the correct one. Moving ahead to the next question, which is going to ask you, consider the following statements. Some species of turtles are herbivore. कुछ जो टर्टल्स की स्पेसीज होती है, कछुओं की स्पेसीज होती है, वो शाकाहारी होती है। सम स्पेसीज ऑफ फिश आर herbivore. Some species of marine animals are herbivore. Some species of snakes are viviparous. Viviparous क्या होता है? देखो, दो तरह के जानवर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिप्रोडक्शन। कुछ जो जानवर होते हैं वो अंडे देते हैं, दे आर कॉल्ड एज ओविपेरस। कुछ जानवर जो होते हैं वो बच्चे देते हैं, जिनको विविपेरस बोलते हैं। और कुछ जो जानवर होते हैं वो ओवी विविपेरस होते हैं। उसके बारे में आपको ज्यादा पीएचडी नहीं करनी, तो लेट इट बी। विवीपैरस की अगर हम बात करें तो हाँ, सांपों की एक प्रजाति होती है जिसको हम कॉन्स्ट्रिक्टर्स कहते हैं, एक प्रजाति होती है जिनको हम पाइथन्स बोलते हैं, दे आर विवीपैरस। So the correct answer to this question is D. All the above statements are true. So that's all from my side, guys. I hope that you all enjoyed this session, found it informative, and learned something new. So at the end, as usual, I just want to say that study hard, practice hard, and have a wonderful day, guys. Stay healthy, stay awesome, because you all are awesome. So bye bye, take care, and see you soon in the next chapter.